गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक पहले सबसे पहले बात करते हैं अपन डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखा गया है? डी ब्लॉक वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बेटा जी, n-1 d 1 to 10 ns2 और क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको n-1 d 1 to 10 ns12 और n-1 d 1 to 10 ns012। अगर इस विन्यास में देखा जाए तो इसका कोई भी अपने को एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, इसका कोई भी अपवाद नहीं मिलेगा। सारे तत्व है जो इस रूल का पालना करते हैं। इसमें एक एलिमेंट को छोड़कर, पीडी को छोड़कर, बाकी सभी इसकी पालना करते हैं। इसमें कई एक्सेप्शन अपने को मिल जाएंगे, परंतु एनसीईआरटी में अपने को ये दे रखा है, पर एक्यूरेट देखा जाए तो सब सारे तत्व इसी की पालना करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, एक नाम और लिखा हुआ आता है आपको, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनका n तथा n-1 कोश, n तथा n-1 कोश किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या आध अवस्था में वे तत्व जिनका n तथा n-1 कोश किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या आध अवस्था में अपूर्ण संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका n तथा n-1 कोश किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या आध अवस्था में अपूर्ण हो, क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे इसमें बात करें, डी ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जा सकता है। किनको छोड़कर? जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर बाकी सभी को अपन क्या बोल सकते हैं? जो डी ब्लॉक तत्व है उन सभी को क्या बोल सकते हैं? संक्रमण तत्व कहा जा सकता है। डी ब्लॉक तत्वों को क्यों नहीं बोलते, उनके लिए बात करें। देखो बेटा जी, जिंक के लिए जैसे देखें, जिंक के लिए अपन क्या लिखते हैं? 3s2 3p6 एंड 3d10 4s2 लिखते हैं। अगर मैं Zn+2 बनाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3s2 3p6 3d10 हो जाएगा और 4s0 हो गया। यहां पर अभी भी आंतरिक जो n-1 है वो अभी भी 18 इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट पड़ा है, 18 इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ इसका n-1 कोश किसी भी अवस्था में क्या नहीं है? रिक्त नहीं है। परंतु कॉपर के लिए बात कर लो, कॉपर के लिए 3s2 3p6 एंड 3d10 एंड 4s1 होता है। अगर कॉपर की +2 भी स्टेबल होती है जलीय अवस्था में तो अपन क्या लिखें? 3p6 एंड 3d9। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 17 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए? 17 इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब n-1 अभी क्या पड़ा है अपने पास? रिक्त अवस्था में पड़ा है। किस अवस्था में पड़ा है? रिक्त अवस्था में पड़ा है।
नेक्स्ट अपन बात करें साइज की, बात करें डी ब्लॉक तत्व कौन से बात करें। 3D सीरीज के लिए बात करते हैं साइज की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेको, नी, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखते हैं पहले धीरे धीरे साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम मिलती है और फिर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है साइज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ जेड इफेक्ट पर, जेड इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है किस पर, सिग्मा पर, जबकि यहाँ बात करें जेड इफेक्ट और सिग्मा दोनों समान रूप से इफेक्टिव होंगे, जबकि लास्ट में बात करें तो जेड इफेक्ट पर सिग्मा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्ट पर सिग्मा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्ट पर क्या, सिग्मा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से यहाँ देखा अपन ने कि कौन, जेड इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है किस पर, सिग्मा पर, जबकि यहाँ देखें जेड इफेक्ट और सिग्मा दोनों सेम इफेक्टिव है, लेकिन अंतिम रूप में देखा जाए कि सिग्मा पर कौन, सिग्मा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जेड इफेक्ट पर। ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा जी, 3 नंबर कोश में देखा जाए, क्या 3 नंबर कोश में देखा जाए तो पहले से क्या पढ़े हैं, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं। 3 नंबर कोश में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। अगर पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो स्कैंडियम में कितना आएगा, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, ऐसे क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा जी, जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता जाएगा तो सिग्मा का मान भी बढ़ता जाएगा, सिग्मा का मान ज्यादा बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोबारा बात करें अपन कि पहले से अंदर n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 8 इलेक्ट्रॉन में अंदर पहले से पड़े हैं, तो सिग्मा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जेड इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो तुलनात्मक रूप में देखा जाए, अंतिम रूप में जाते जाते घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जेड इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, सॉरी सिग्मा का मान तुलनात्मक रूप पर ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा किस पर, जेड इफेक्ट पर। इसलिए जिंक का साइज अचानक से बढ़ जाता है और जिंक में देखते हैं कि आंतरिक कोश होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व की, बात करें इनके घनत्व की अगर बात की जाए तो घनत्व पर अपन देखते हैं, सॉरी अभी वर्ग में बात कर लेते हैं साइज की। वैसे तो आवर्त सारणी में अपनी बातें ही अपनी की हुई हैं। स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। निकल, पीडी, पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनमें अगर साइज देखी जाए तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां भी जाएंगे साइज इंक्रीज हुई, पर यहां पर साइज अपने को कैसी मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। इसको किसके कारण, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। लैंथेनाइड संकुचन के कारण ये साइज कैसी मिलेगी, इनकी सेम मिलेगी। ऐसे ही बात करें यहां पर साइज बढ़ी, साइज बढ़ी और यहां भी साइज इक्वल आ रही है। ये साइज इक्वल किसके कारण आ रही है, ये साइज इक्वल आ रही है, ये साइज किसके कारण इक्वल आ रही है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इक्वल आ रही है। किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। नेक्स्ट अपन बात करें इनमें जेड इफेक्ट देखा, सो जेड इफेक्ट नहीं, इनमें घनत्व देखें अपन। घनत्व के लिए बात करें तो घनत्व क्या होता है बेटा, डी वाई डी इक्वल टू एम बाई वी।
D इक्वल टू एम बाई वी घनत्व होता है। m क्या है यहाँ पर, मास है, और ये क्या है, वॉल्यूम है, आयतन। अगर अपन आवर्त में बात करें तो घनत्व लगातार अपन अगर एक आवर्त में बात करें, घनत्व क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। घनत्व अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, साइज, घनत्व बढ़ता गया, घनत्व लगातार बढ़ता जाएगा। परंतु अंत में जिंक का घनत्व अपने को कम मिलेगा, किससे, कॉपर से। जिंक का घनत्व अपन मिनिमम, अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम घनत्व अपने को किसका मिलता है, स्कैंडियम का, और मैक्सिमम घनत्व यहाँ पर किसका मिलेगा अपने को, कॉपर का मिलता है। किसका मिलता है, कॉपर का मैक्सिमम घनत्व अपने को प्राप्त होता है। अगर यही बात अपन किसके लिए करें, वर्ग के लिए करें, किसके लिए, वर्ग के लिए, अगर ये वर्ग के लिए अपन बात करते हैं तो अपन ने देखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मास एंड वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं। मास ज्यादा बढ़ता है किसकी तुलना में, वॉल्यूम की तुलना में, इसलिए डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। तो मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं, पर मास की तुलना में, सॉरी, वॉल्यूम की तुलना में मास ज्यादा बढ़ता है। मास ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन देखते हैं स्कैंडियम से ज्यादा डेंसिटी यत्रियम की, यत्रियम से ज्यादा लैंथेनम की है। वैसे ही यहां बात की जाए, वैसे ही यहां बात की जाए, डेंसिटी इंक्रीज, परंतु यहां डेंसिटी अपने को तुलनात्मक रूप में डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। सेम ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही बात करें यहां पर, तो डेंसिटी अपने को ज्यादा मिलती है, किससे, क्योंकि यहां पर दोनों में वॉल्यूम सेम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम सेम मिल रहा है, वॉल्यूम सेम मिल रहा है, परंतु इसका मास तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें इनमें, अगर आईपी की बात करें, किसकी, आईपी की, आयनन ऊर्जा, किसकी बात करें, आयनन ऊर्जा की बातें करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के कारण आईपी का मान क्या होगा, घट जाएगा। स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनम, वर्ग में ऊपर से नीचे गए, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आईपी का मान क्या होगा, घटेगा। तो अपन बात करें स्कैंडियम से ज्यादा, स्कैंडियम की ज्यादा यत्रियम से ज्यादा है लैंथेनम से। यहां बात करूं टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम की बात करूं, हाफनियम में बेटा जी क्या आ गया, लैंथेनाइट संकुचन आ गया। लैंथेनाइट संकुचन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जेड इफेक्ट बढ़ गया। जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आईपी का मान भी बढ़ जाएगा। तो हाफनियम का आईपी ज्यादा प्राप्त होगी किससे, जर्कोनियम से। हाफनियम की आईपी अपने को ज्यादा मिलेगी किससे, जर्कोनियम से। यहां पर अपने को थोड़ा ध्यान देना है कि टाइटेनियम से ज्यादा भी अपने को किसकी आईपी मिलेगी, जर्कोनियम की आईपी मिलेगी। ये प्रभाव कहां तक चलेगा, अगर अपन तीसरे थर्ड पीरियड में देखें, थर्ड ग्रुप में, इसमें थर्ड ग्रुप में देखें तो सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, 3D की, फिर 4D की, एंड फिर 5D की आईपी अपने को प्राप्त होती है। ऐसे अपन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th ग्रुप देखें। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th ग्रुप में बात करें, ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है बेटा। इनमें अपने को अपन देखेंगे, इनमें सबसे ज्यादा आईपी किसकी मिलेगी, 5D की, क्योंकि इसमें क्या आया था, लैंथेनाइट संकुचन। फिर किसकी मिलेगी, 4D की,
और फिर किसकी मिलेगी, 3D की मिलेगी। किसकी मिलेगी, 3D की। तो इनमें ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा 5D, फिर 4D और फिर 3D। 5D 4D एंड 3D इसका ऑर्डर रहेगा। अगर मैं अदर जो बच गए कौन कौन, जैसे अपने पास रह गया, इससे आगे देख लेते अपन, निकिल, पीडी एंड पीटी। ये कौन सा ग्रुप है, 10th ग्रुप है। तो इसमें बात करें 10th ग्रुप में सबसे ज्यादा पीटी की, फिर पीडी की और फिर निकल की। जबकि कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए बात करता हूं। कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहां पर अपने को एयू की ज्यादा मिलेगी क्योंकि इसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कारण इसका आईपी की वैल्यू बढ़ गई। फिर अपन यहां बात करें, यहां अपने को किसकी मिलेगी, कॉपर की आईपी ज्यादा मिलेगी क्योंकि इसका साइज छोटा है किसकी तुलना में, एजी की तुलना में। सेम ऐसा का ऐसा यहां पर अपने को लगेगा तरीका कि जिंक की आईपी ज्यादा होगी कैडमियम से। तो अपन बात करें जो बच गए कौन, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9, 11 एंड 12। इनमें बात करें, थर्ड आ गया, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर इनमें बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा अपने को किसकी मिलेगी, 5D की आईपी मिलेगी, फिर किसकी मिलेगी, 3D की आईपी मिलेगी एंड फिर किसकी मिलेगी, 4D की आईपी मिलेगी। ये अपने पास आईपी का ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा 5D, फिर 3D एंड फिर 4D की आईपी अपने को प्राप्त होगी, किसकी, 4D की। तो सबसे ज्यादा 5D, 3D एंड 4D की आईपी का ऑर्डर अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपनी आईपी हुई किसमें, एक वर्ग में अपन आईपी की बातें कर रहे हैं। कुछ इस जगह पर अगर अपन पी ब्लॉक वालों के साथ मिक्स करें, इनको वर्ग में ही पी ब्लॉक वालों के साथ मिक्स करें, किसके साथ, 13वें वर्ग के साथ, तो उसकी जगह भी अपन देखते हैं कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करें, यहां अगर अपन बात करें तो आईपी का ऑर्डर वो अभी अपन ने प्राप्त किया था, ये अपने को आईपी का ऑर्डर मिलेगा। यहां भी यहीं आईपी का ऑर्डर मिलेगा अपने को, ये आईपी का ऑर्डर मिला। अगर इनमें मैं बात करूं तो ये आईपी इसकी ज्यादा और ये आईपी इसकी ज्यादा। यहां पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यहां पर क्या है, 4s1 है, यहां पर क्या है, 4s2 है, यहां पर क्या है, 4p1 है। अपने को पता है s की तुलना में p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, s की तुलना में p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए जिंक का आईपी ज्यादा होगी किसकी तुलना में, गैलियम की तुलना में। सेम ऐसे ही बात करें कॉपर में, देखें कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ 4s1 है, जबकि यहाँ पर क्या है, 4s2 है। तो इसमें ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर अपन ने पहले बता चुके हैं और इनकी ऑर्डर की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, अगर दो दो एलिमेंट लेकर अपन बातें करें, दो दो एलिमेंट के लिए बात करें, जैसे मैंने कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक में IP1 की बात करें, कॉपर एंड जिंक में IP1 की अगर बातें की जाए तो अपन देखेंगे कॉपर, कॉपर के लिए क्या लिखते हो बेटा, 3D10 4s1 लिखते हैं, जबकि यहाँ क्या लिखते हो, 3D10 4s2 लिखते हो। तो IP1 किसकी ज्यादा होगी, जिंक की IP1 ज्यादा होगी किससे, कॉपर से। IP2 की बात की जाए तो यहाँ 3D10 हो गया और यहाँ 3D10 4s1 हो गया। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो यहाँ पर किसकी आईपी ज्यादा हो गई, IP2 की बात की जाए तो कॉपर की IP2 ज्यादा होगी किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में। अगर IP3 की बात की जाए, किसकी, IP3 की, तो यहाँ बेटा जी क्या बन चुका है, 3D9 बन चुका है, जबकि यहाँ क्या है, 3D10 बन चुका है। क्या बन चुका है, 3D10। तो किसकी ज्यादा होगी, जिंक की आईपी ज्यादा होगी किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में।
नेक्स्ट बात करें यहीं अपन, अगर आईपी की तुलना करते हैं किसमें, क्रोमियम एंड मैग्नीज। ये बार बार पूछा जाता है बेटा जी, याद रखना ये किसकी आईपी, फर्स्ट आईपी ज्यादा किसकी होगी, सेकंड आईपी ज्यादा किसकी होगी, थर्ड आईपी ज्यादा किसकी होगी। सेम ऐसा का ऐसा इसी में है। इसमें बात करें 3D5 4S1, 3D5 4S2, यहां IP1 की बातें करें तो IP1 देखी किसकी ज्यादा होगी, IP1 यहां पर Mn की ज्यादा प्राप्त होगी, किसकी, Mn की। अगर IP2 की बात की जाए, यहां 3D5 और यहां क्या बनेगी 3D5 4S1 प्राप्त होगा, क्या होगा 3D5 4S1। तो यहां अपने को आईपी किसकी ज्यादा मिलेगी, क्रोमियम की, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फील्ड अंदर वाला डी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। अगर IP3 की बात की जाए तो यहाँ 3D4 बन गया और यहाँ क्या बन गया बेटा जी 3D5 बन गया, तो आईपी किसकी ज्यादा होगी अपने पास, Mn की ज्यादा होगी, किसकी, Mn की ज्यादा होगी। अगर अपन 3D सीरीज में बात करें, किसमें, 3D सीरीज में अगर बात करें तो 3D सीरीज में अगर आईपी देखते हैं अपन तो देखते हैं किसकी ज्यादा होगी, थ्री सीरीज में एक आवर्त में बात करें, 3D सीरीज में एक आवर्त में सबसे ज्यादा आईपी किसकी प्राप्त होगी अपने को, जिंक की। क्या याद करने का तरीका, जिंक फेको कॉपरनी मनते, जिंक फेको कॉपरनी मनते, क्रोमियम वेनेडियम एंड स्कैंडियम। मिनिमम आईपी 3D सीरीज में अपने को किसकी प्राप्त होगी, स्कैंडियम की, और मैक्सिमम आईपी अपने को किसकी प्राप्त होगी, जिंक की। ये 3D सीरीज में ऑर्डर आ गया किसका, आईपी का ऑर्डर किसमें, 3D सीरीज में। ये 3D सीरीज में आईपी का ऑर्डर आ गया, सबसे ज्यादा किसकी, स्कैंडियम, सॉरी सबसे कम किसकी, स्कैंडियम की, और सबसे ज्यादा किसकी, Mn की आईपी अपने को प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपन इसके कंपाउंड्स के लिए बात करें, इसके कंपाउंड का जो नेचर है उनके लिए बात करें, अपन बात करते हैं कलर, रंग। सामान्यतः डी ब्लॉक तत्व रंगीन प्रवृत्ति के डी ब्लॉक तत्व तथा उनके यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। अब रंगीन प्रवृत्ति के होने के पीछे इनके 4 रीजन बात करेंगे अपन, कितने, 4 रीजनों की बात करेंगे। कौन से रीजन है, पहला अपन देखते हैं डी संक्रमण, क्या, डी संक्रमण। तो सामान्यतः डी ब्लॉक तत्व तथा उनके यौगिक कैसे थे, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, किसके कारण, पहला बात करते हैं डी संक्रमण। डी संक्रमण वे यौगिक या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। वे यौगिक या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा, D0 तथा D10 वाले कभी भी डी संक्रमण प्रदर्शित
नहीं करते। कभी भी डी संक्रमण प्रदर्शित नहीं करते। D0 तथा D10 वाले तक कभी भी डी संक्रमण प्रदर्शित नहीं करते। जैसे अपन बात करें कॉपर NH3 का होल 4 SO4, ये डीप ब्लू कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का होता है। किसके कारण? डी संक्रमण। अब डी संक्रमण क्या है बेटा जी? कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो उनमें क्रिस्टल विपाटन हो जाता है। तो ये T2G हैं और ये EG हैं। यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये क्या ऊपर के कक्षकों में जाता है। ऊपर के कक्षकों में जाएगा तो वहां से अपने एनर्जी, उसी एनर्जी को क्या करेगा? वापस रिलीज करेगा। उस एनर्जी को वापस रिलीज करेगा तो जिस एरिया की वो दिखाई देती है वो अपने को कलर दिखाई देता है। वो किस एरिया की होनी चाहिए? विजिबल एरिया की होनी चाहिए। विजिबल मतलब 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच की उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, तभी अपने को वो कलरफुल दिखाई देगा, वरना कलरफुल दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या हो गया? डी संक्रमण के कारण अपने को कलरफुल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, कुछ यौगिकों में क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी वे कलरफुल होते हैं। दूसरा आवेश स्थानांतरण। आवेश स्थानांतरण वे यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी वह रंगीन होते हैं। सामान्यतः आवेश स्थानांतरण के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? आवेश स्थानांतरण के कारण होते हैं। आवेश स्थानांतरण करते हैं। जैसे अपन बात करें KMnO4, यहां +7 है, इस पर कोई कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कलरफुल दिखाई देता है। किसके कारण कलरफुल दिखाई देगा? ये आवेश स्थानांतरण। ये क्या करेगा? रेनाइन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वो आवेश स्थानांतरण, जैसे अपन बात करें K2Cr2O7 या K2CrO4, ये सभी कलरफुल हैं। किसके कारण? आवेश स्थानांतरण के कारण। किसके कारण? आवेश स्थानांतरण के कारण। तीसरी बात करूं ध्रुवण के कारण। ध्रुवण के कारण बात करें अपन कि कुछ यौगिक होते हैं उनमें धनायन के उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण, धनायन की उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण क्या होता है? रंग होता है। जैसे अपन बात करें AgI, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कलरफुल होता है किसके? Ag की उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण। जैसे कारण Ag की उच्च ध्रुवण क्षमता PbI2 HgI2 या CdS देख लें, CD कैडमियम सल्फाइड। क्या हो गया? कैडमियम सल्फाइड। ये किसके कारण है? ये रंगीन किसके कारण है? ध्रुवण के कारण। धनायन के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को ध्रुवित कर दिया जाता है, उसके कारण ये कलरफुल नजर आते हैं। नेक्स्ट बात करें एक लास्ट पॉइंट कलर का।
ये आप किस में पढ़ोगे? सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल डिफेक्ट आ जाने के कारण क्या होता है? कुछ यौगिक कलरफुल नजर आते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट कब आता है? जब ताप बढ़ा दिया जाता है, उस पर क्या होता है? उच्च ताप पर वो कलरफुल नजर आने लग जाते हैं। कुछ यौगिक उच्च ताप पर क्रिस्टल दोष के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे अपन बात करें ZnO, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर। पर जब से इसको गर्म किया जाता है, अपन गर्म करते हैं, तो ये किसमें बदल जाता है? Zn1+X O में बदल जाता है। ये कैसा नजर आता है? येलो कलर का नजर आता है। कैसा? येलो कलर का अपने को नजर आता है। तो इसे क्रिस्टलीय दोष के कारण अपने को कलरफुल दिखाई देता है। नेक्स्ट अपन इनके गुण के बारे में बात करें, चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति डी ब्लॉक यौगिक, डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब इनकी अणुचुंबकीय प्रवृत्ति म्यू एम किससे दी जाती है? म्यू एम √n+2 से दी जाती है। एन बेटा जी यहां पर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि n का मान क्या है? 0 है, तो अणु कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। यदि n का मान नॉट भी 0 है, तो अणु चुंबकीय होगा। अब बेटा जी आप गलती कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, अपन वो देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, आयन दे दिया। दूसरा, म्यू एम चुंबकीय आघूर्ण का मान दे दिया। तीसरा, कॉम्प्लेक्स दे दिया। क्या दे दिया? कॉम्प्लेक्स, संकुल दे दिया। तो अपने को 3 तरीके से पूछेगा वो। कैसे कैसे? आयन दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण दे दिया हो और कॉम्प्लेक्स दे दिया हो। बेटा कॉम्प्लेक्स दिया हो ये अपन बात कर चुके हैं। कहाँ पर? मेटलर्जी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन बात कर चुके हैं कि अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो कब युग्मन होता है, वीक लिगेंड आता है तो कब युग्मन नहीं होता, ऐसे अपन बात कर चुके हैं। तो ये बातें वहां से हैं। चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ हो, आपने वो चुंबकीय आघूर्ण दे देगा। मान लो उसने बोला एक संकुल है, संकुल नहीं, एक आयन है, उसका चुंबकीय आघूर्ण 8.43 है, तो बताओ उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। या तो वैसे पूछ लेगा या वो ऐसे पूछेगा, बताओ निम्न में से कौन से आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 है। जब भी ऐसे देगा अपने को, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अपन कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब होगा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये याद रखना बेटा जी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि n का मान, यहां पर अगर n का मान 1 रखोगे तो आंसर आएगा 1.73 आएगा। 2 रखा तो अपने पास आया 2.83, 3 रखोगे 3. 4 रखोगे 4. ऐसे ही आएगा। 5 रखोगे 5. 6 रखोगे 6. आएगा। मतलब जितना अपने को चुंबकीय आघूर्ण दे रखा होगा उसके जो आगे की संख्या है उसके बराबर क्या होगा? उसके बराबर ही अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी।
तो अपने पास अयुग्मित में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। आयन दिया हुआ हो, जैसे अपन बात करें Fe+3, क्या Fe+3। अब इसमें पूछे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो Fe+3 है जो आयन बनाने इसके लिए लिखते हैं 3s2 3p6 एंड 3d6 होता है एंड 4s2 होता है। 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2 तीन इलेक्ट्रॉन अपने को रिमूव करने हैं। तो आप क्या करते हो, इस 3d वाले में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो। बेटा जी यही अपन गलती करते हैं, अपने को इलेक्ट्रॉन रिमूव करते समय सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से निकालने हैं? s वाले निकालने हैं, क्योंकि वो नाभिक से क्या है, सॉरी इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो ये अपने पास जेड इफेक्ट निकाल के देखोगे तुम, तो इस पर जेड इफेक्ट ज्यादा मिलेगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो इसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। इसको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट बात करें Fe+3 के लिए कौन से गए? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, कितना बच गया? 5 बच गया। कितना हो गया? 5। तो इसमें अपन ने देखा डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 एंड 5। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए डी में, कितने? 5। तो इसके लिए म्यू एम का मान कितना आएगा बेटा जी? रखोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। इसके म्यू एम का मान 5 पॉइंट समथिंग अपने को प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करें वन, ये अपने पास चुंबकीय आघूर्ण की बातें आई हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करना है अपने को। डी ब्लॉक तत्वों की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। डी ब्लॉक तत्वों की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। डी ब्लॉक तत्वों की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। संकुल निर्माण के लिए अपने को 3 चीजें आवश्यक होती हैं। संकुल निर्माण के लिए अपने को 3 चीजें आवश्यक होती हैं। कौन सी 3 चीजें आवश्यक होती हैं? पहली बात करते हैं छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, उच्च आवेश घनत्व। थर्ड क्या है? खाली कक्षक। डी कक्षकों की उपलब्धता। बेटा जी ये तीनों चीजें ही अपने को किसमें मिलती हैं? ये तीनों चीजें ही अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्राप्त होती हैं। इसलिए वो संकुल निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संकुल निर्माण करते हैं। अपन पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन ने देखा कि ज्यादातर डी ब्लॉक तत्व किसका निर्माण करते हैं? संकुल निर्माण करते हैं। जैसे अपन खूब सारे पढ़ चुके हैं, कॉपर CuNH3 का होल 4 SO4, FeCN का होल 6 K4। ऐसे बहुत से संकुल हैं जो कौन करते हैं? डी ब्लॉक तत्व ही। और संकुल निर्माण की मेनली प्रवृत्ति किसकी होती है? डी ब्लॉक तत्वों की ही होती है। नेक्स्ट अपन बात करें अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण अपन देखें कि जो
ये क्रिस्टल है, डी ब्लॉक यौगिकों का क्रिस्टल है। इनके बीच में जो ये खाली स्पेस है, इनके बीच में जो ये खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में क्या होता है, ये यौगिक क्रिस्टल बना हुआ है। इस खाली स्पेस में स्मॉल तत्व जैसे फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि फिल हो जाते हैं, जिससे अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है। ये साइज इतना छोटा होता है जिसमें कौन फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन स्मॉल तत्व क्या हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, जिसके कारण अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है। अंतराकाशीय यौगिकों के लिए बात करें, इनके कुछ गुणधर्म कौन से हैं। अंतराकाशीय यौगिकों के गुणधर्म क्या हैं? अंतराकाशीय यौगिकों के गुणधर्म, पहला, इनके गलनांक शुद्ध धातु की तुलना में उच्च होते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इनके गलनांक शुद्ध धातु की तुलना में उच्च होते हैं। ये दूसरा, ये अत्यधिक कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। ये हीरे की तरह कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होते हैं। ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इनका देखें अपन, इन यौगिकों की धात्विक चालकता अपरिवर्तित रहती है। इन यौगिकों की धात्विक चालकता अपरिवर्तित रहती है। इनकी धात्विक मतलब चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता। इनकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो 4 पॉइंट हो गए। इनके गलनांक शुद्ध धातु की तुलना में उच्च होते हैं। ये अत्यधिक कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। इन यौगिकों की धात्विक चालकता में अपरिवर्तित होती है, कोई चेंज नहीं होता। तो ये कुछ गुणधर्म हो गए इस क्लास में। बाकी गुणधर्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।